दोस्तों, आज हम भारत संविधान निर्माण और संविधान सभा का परीक्षा उपयोगी दृष्टि से विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की परीक्षाओं में उपयोगी होगी, खास तौर पर आरएएस, एसआई, सेकंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए। इस वीडियो के माध्यम से यहां से आने वाले हर प्रश्न को आसानी से सही कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो बिना किसी अतिरिक्त बात के सीधे सक्सेस विद एआई द्वारा प्रस्तुत पहली स्लाइड के मुख्य संदेश पर आते हैं। एक ही क्लास में सब खत्म। देखिए, संविधान निर्माण कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये दशकों के संघर्ष का मतलब एक बहुत लंबे राजनीतिक सफर का नतीजा था। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही हो जाती है। 1919 वाला अधिनियम? उसमें क्या खास था? उसकी उद्देशिका में पहली बार स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का होगा। अच्छा, लेकिन वो तो अंग्रेजों का नजरिया था ना। भारत की तरफ से संविधान सभा शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल कब हुआ था? भारत की तरफ से पहली बार 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया था। मतलब गांधी जी ने शुरुआत की थी? हाँ, और फिर 1927 में मोतीलाल नेहरू में एक प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1934 में जाकर कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार इसकी औपचारिक मांग की। तो ये मांग धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ घोषणा की थी। सही कहा आपने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार मतलब सबको वोट देने का हक? जी, और इस लगातार बढ़ते दबाव का ही नतीजा था कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया। और फिर 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव आया। बिल्कुल। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने साफ साफ वादा कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अरे वाह, तो इसको याद रखने की तो एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बन गई। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, 1922 में गांधी जी ने शब्द दिया, फिर 1934 में कांग्रेस ने औपचारिक मांग की और 1940 में अंग्रेजों ने इसे मान लिया। बहुत बेहतरीन तरीका है इसे याद रखने का। चलिए अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। कैबिनेट मिशन योजना, जो फरवरी से मई 1946 के बीच आई थी। हाँ, इस मिशन में 3 सदस्य थे और विद्यार्थियों, इसे याद रखने की ट्रिक है PAS। ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। मैं इसे 2 बार धीमी गति से दोहरा रही हूँ। बिल्कुल, नोट्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। P से पैट्रिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष और भारत मंत्री थे। A से AV एलेक्जेंडर, जो नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड थे। और S से स्टैफर्ड क्रिप्स, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एक बार और बता दीजिए। जरूर। P से पैट्रिक लॉरेंस, A से AV एलेक्जेंडर और S से स्टैफर्ड क्रिप्स। तो इसी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को पूरे देश को एक त्रिस्तरीय आधार में बांट दिया था, मतलब 3 वर्गों में। ढी, और ये वर्गीकरण थोड़ा जटिल है, यह क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि उस समय का भारत आज से काफी अलग था। बिल्कुल। वर्ग क में 187 सदस्य थे। इसमें मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार, CP मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस और उड़ीसा शामिल थे। और वर्ग ख में? वर्ग ख में 35 सदस्य थे, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP और सिंध थे। और आखिरी वर्ग ग में कौन था? वर्ग ग में बंगाल और असम थे, जिनके 70 सदस्य तय किए गए। एक मिनट, सक्सेस विद एआई के डेटा में यह भी लिखा है कि निर्वाचन अप्रत्यक्ष था और एकल संक्रमणीय मत के जरिए हुआ था। सही पकड़ा आपने। उस समय इतनी बड़ी आबादी के बीच सीधे चुनाव करवाना संभव नहीं था, इसलिए प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने वोट डाला। और पैमाना क्या रखा गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। क्या बात है। तो श्रोताओं, इसी से जुड़ा एक कठिन प्रश्न आपसे पूछता हूं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ग ख में कितने सदस्य और कौन से प्रांत शामिल थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब योजना तो बन गई, लेकिन अगला सबसे मुश्किल काम था सीटों का बंटवारा। कुल 389 सदस्यों का आंकड़ा तय हुआ था, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 देशी रियासतों से। हाँ,
लेकिन देशी रियासतों ने शुरू में शामिल होने से ही मना कर दिया था। अच्छा, शायद उन्हें अपनी आज़ादी छीनने का डर था? बिल्कुल। खैर, जो 296 सीट्स ब्रिटिश भारत की थीं, उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आने थे। इन 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को याद रखने की एक कमाल की ट्रिक सक्सेस विद एआई ने दी है, ABCD। जी, और यह क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है। इसे ध्यान से सुने। ए से अजमेर मेरवाड़ा, जिसके प्रतिनिधि मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। बिल्कुल। बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व CM पुनाका ने किया, और डी से दिल्ली, जहां से असफ अली और देशबंधु गुप्ता थे। एक बार वापस हिस्ट्री को दोहरा देते हैं। हाँ, ए से अजमेर मेरवाड़ा, प्रतिनिधि मुकुट बिहारी लाल भार्गव, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, प्रतिनिधि CM पुनाका, और डी से दिल्ली, प्रतिनिधि असफ अली और देशबंधु गुप्ता। फिर जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए जी, तो कांग्रेस को 205 सीटें मिली, जी, जिसमें 175 कौर और 30 नामांकित थे। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। लेकिन देखिए, मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। हिंदुओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं था क्या? नहीं, आरक्षण सिर्फ सामान्य मुस्लिम और सिख के लिए रखा गया था, और मतलब हिंदू अपने आप सामान्य श्रेणी में आ गए। और अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? SC के कुल 28 सदस्य थे। और एक बहुत ही रोचक बात बताऊं? हाँ, बताइए। सभा में एकमात्र साम्यवादी या कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो केवल 3 अधिवेशन तक ही रह सके, क्योंकि वो बंगाल से थे और विभाजन के बाद उनका क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ओहो, ये तो सच में विभाजन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मैंने सुना है सिखों ने तो शुरू में चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया था। बिल्कुल, उन्हें डर था कि वर्ग खल में मुस्लिम बहुलता के कारण उनके अधिकार दब जाएंगे। लेकिन अगस्त 1946 में कांग्रेस नेताओं के समझाने पर वो वापस आ गए। बहुत ही नाजुक दौर था वो। चलिए, परीक्षार्थियों से एक और सवाल पूछते हैं। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग का प्रतिनिधित्व किन सदस्यों ने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चुनाव के बाद अब बारी थी बैठकों की। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। तो अध्यक्ष किसे चुना गया? BN राव के सुझाव पर फ्रांसीसी परंपरा को अपनाते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया। अच्छा, फ्रांस की तरह वरिष्ठ सदस्य को सम्मान दिया गया। और कितने लोग आए थे पहली बैठक में? कुल 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 10 महिलाएं भी थीं। उपसभापति फ्रैंक एंथनी बने और प्रथम वक्ता थे आचार्य JB कृपलानी। और सबको निमंत्रण किसने भेजा था? निमंत्रण भेजने का काम सचिव HVR आयंगर ने किया था। ठीक। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति बन गए। जी, लेकिन ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रस्तावक और समर्थक कौन थे? मैं इसे 2 बार दोहरा रही हूँ। हाँ, ये बहुत डीप फैक्ट है। प्रस्तावक थे JB कृपलानी और समर्थक थे वल्लभ भाई पटेल। एक बार फिर सुनिए, प्रस्तावक JB कृपलानी और समर्थक वल्लभ भाई पटेल। और 4 नामांकन आए थे ना इसके लिए? हाँ, लेकिन 2 रद्द हो गए थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बिल्कुल। इसमें 8 उद्देश्य थे और उसी दिन मोहनलाल सक्सेना ने इसका उर्दू अनुवाद सदन में पढ़ा था। अरे वाह, उर्दू अनुवाद भी पढ़ा गया था। जी, इसके अलावा 24 और 25 जनवरी को डॉक्टर HC मुखर्जी निर्विरोध उपाध्यक्ष बने और 24 जनवरी को ही सभा ने अनुमानित व्यय मंजूर किया। काम तेजी से हो रहा था। लेकिन फिर 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। हाँ, और चौथा अधिवेशन जो 14 से 31 जुलाई तक चला, उसमें मुस्लिम लीग और देशी रियासतें शामिल होने लगीं। हालांकि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद नहीं आए थे। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और 5वां अधिवेशन 14-15 अगस्त को हुआ, जब सभा सॉवरेन बॉडी या पूर्ण प्रभुता संपन्न बन गई। मतलब आजादी मिल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की छत पर झंडा फहराया था ना? एकदम सही। और लॉर्ड माउंटबैटन ने सभा को संबोधित किया था। अब आजादी के बाद असली ड्राफ्टिंग शुरू हुई। अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि BN राव ने घर का ब्लूप्रिंट बनाया और अंबेडकर जी ने उस पर पूरा महल खड़ा किया, तो गलत नहीं होगा। बहुत सही तुलना है।
BN राव के पहले प्रारूप में 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। इसी आधार पर 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसने 141 दिन तक बैठकें की। जी। फिर फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम प्रारूप पेश किया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। मतलब बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। बिल्कुल। 7635 संशोधन प्रस्तावित हुए, जिनमें से 2473 पर तो बाकायदा विचार किया गया। बाप रे, इतनी गहराई से काम हुआ था। तभी तो अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस अग्नि परीक्षा से ये संविधान गुजरा है वो एक महान दस्तावेज बन गया है। एकदम सही बात है। तो विद्यार्थियों, मेरा तीसरा सवाल, प्रारूप समिति का गठन किसके प्रस्ताव पर और कब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब ड्राफ्टिंग के बाद आते हैं वाचन पर। प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा वाचन तो सबसे लंबा था ना? जी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें 67 अनुच्छेदों पर बहुत लंबी बहस हुई। अब तीसरे वाचन की बात करते हैं। यहाँ अक्सर विद्यार्थियों को भ्रम होता है। बिल्कुल, बहुत सी किताबों में 14 नवंबर लिखा है, जो गलत है। ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। तो सही तारीख क्या है? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 नवंबर 1949 को स्पष्ट कहा था कि अब तृतीय वाचन आरंभ होगा। मैं इसे फिर से दोहरा रही हूं, तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव भी इसी दिन आया था। जी हां, उनका प्रस्ताव था संविधान को सभा ने जिस रूप में स्वीकार किया है उस रूप में पारित किया जाए। इसे मैं दोबारा बता दूं, संविधान को सभा ने जिस रूप में स्वीकार किया है उस रूप में पारित किया जाए। तो अगर हम मास्टर डेटा देखें तो कुल 12 अधिवेशन हुए। बिल्कुल, 167 बैठकें हुई और प्रारूप पर 141 दिन तक विचार हुआ। सक्सेस विद AI ने विशेष अधिवेशनों की भी अच्छी लिस्ट दी है, जैसे चौथा अधिवेशन ध्वज के लिए, 5वां स्वतंत्रता के लिए, हाँ, 10वां प्रस्तावना स्वीकृति के लिए, 11वां संविधान पारित करने के लिए और 12वां जो 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, जब संविधान अंगीकृत हुआ। लेकिन पूरा संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ था, है ना? जी, सिर्फ 16 अनुच्छेद तुरंत लागू किए गए थे। मैं तो इसे एक इमरजेंसी ब्रिज मानता हूँ। उस समय विभाजन की वजह से नागरिकता तय करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल सही। बिना नागरिकता के चुनाव कैसे होते? ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। अनुच्छेद 394 के अनुसार जो 16 अनुच्छेद लागू हुए वे थे 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, 366, 367, 379, 380, 388, 341, 392, 393 और खुद 394। एक बार और धीरे धीरे बता दीजिए ताकि श्रोता लिख सकें। जरूर। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 341, 392, 393 और 394। और बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम प्रारंभ की तारीख कहते हैं। सी राजगोपालाचारी ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की उद्घोषणा की थी। और अनुच्छेद 379 के तहत संविधान सभा ही अंतरकालीन संसद में बदल गई। जी, लेकिन उससे पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें जनगण मन और वंदे मातरम को समान प्रतिष्ठा मिली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। HVR आयंगर निर्वाचन अधिकारी थे। प्रस्तावक और समर्थक वही थे क्या? हाँ, प्रस्तावक नेहरू जी और समर्थक पटेल जी थे। उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 3 प्रतियों पर ना? बिल्कुल। अंग्रेजी हस्तलिखित, जिसे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा और नंदलाल बोस ने सजाया, अंग्रेजी छपी हुई और हिंदी हस्तलिखित। मैंने कहीं पढ़ा था कि अंतिम दिन 2 नए सदस्य भी जुड़े थे। जी, रत्नप्पा कुंभार और डॉक्टर YS परमार। क्या बात है, ये तो बहुत रेयर फैक्ट है। तो दोस्तों, मेरा आखिरी सवाल, अंतिम दिन संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले 2 नए सदस्य कौन थे?
इसका सही उत्तर क्या होगा, क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और राजेंद्र प्रसाद जी उसके प्रवक्ता बन गए। फिर तो 1950 से 1952 तक अंतरकालीन संसद का दौर चला। जी, कुल 3 वर्ष 1 माह 16 दिन लगे और 22 नवंबर 1949 तक कुल खर्च 63,96,729 रुपीस आया था। बाप रे, सिर्फ लगभग 64 लाख। हाँ, और सदस्यों की संख्या 296 से बढ़कर 313 हो गई थी क्योंकि देशी राज्य आ गए थे। इस एक सदनात्मक संसद ने तो पहला संविधान संशोधन भी पारित किया था ना। बिल्कुल, और अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग जो 20 जून 1951 को पंजाब में हुआ, उसका अनुमोदन भी इसी ने किया। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी यहीं से शुरू हुआ। अंततः 17 अप्रैल 1952 को इसका विघटन हो गया। तभी अंबेडकर जी ने कहा था कि इतने सीमित समय और संसाधनों में ऐसा संविधान बनाना एक चमत्कार ही है। सच में? सक्सेस विद एआई के डेटा ने इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि वो समितियों, तारीखों और इन 16 अनुच्छेदों का बार-बार रिवीजन विश्लेषण पर आधारित है। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभी परीक्षार्थियों को सचेत कर दूं, देखिए, इस गहन चर्चा में बहुत से बारीक तथ्य आने वाले हैं। ये ग्लूस परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए निर्माण की शुरुआत से बात करते हैं। मतलब संविधान का जो पहला कच्चा खाका था, वो आखिर तैयार किसने किया था? जब हम शुरुआती दस्तावेजों को देखते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। इनके ही निर्देशन में अक्टूबर 1947 में पहला प्रारूप तैयार हुआ था। अच्छा, और मैंने सुना है कि इन्होंने मतलब कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। हाँ, लगभग 60 देशों के संविधानों का, और इन 60 देशों के संविधानों का तुलनात्मक संकलन 3 जिल्दों में तैयार किया गया था। अरे वाह, 3 जिल्दों में! इसे कैसे बांटा गया था? इसे 2 समूहों में रखा गया था। समूह 1 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय देश थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और दूसरे समूह में? समूह 2 में अन्य देश शामिल थे, जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इस इतने बड़े तुलनात्मक अध्ययन के बाद जो पहला प्रारूप निकला, उसके क्या आंकड़े थे? देखिए, ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इन्हें 2 बार दोहराऊंगा ताकि आप सभी विद्यार्थी नोट्स बना सकें। सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार इस प्रारूप में कुल खंड यानी क्लॉजेस 240 और अनुसूचियां 13 थीं। एक बार और बता दें। जी बिल्कुल। सलाहकार बीएन राव, कुल खंड 240 और अनुसूचियां 13। सही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर 240 खंड बीएन राव ने बना दिए थे, तो मुख्य श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को क्यों मिलता है? इसका जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया गया है, उसके अधिकारी श्री बीएन राव भी हैं। अच्छा? हाँ, क्योंकि बीएन राव ने ही प्रारूप समिति के विचार के लिए एक मोटे रूप में पहला प्रारूप बनाया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। बीएन राव की उपलब्धियां भी तो बहुत कमाल की थी ना। मतलब जुलाई 1946 में वो अवैतनिक सलाहकार बने थे। बिल्कुल, बिना किसी वेतन के। और वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। 1943-44 में वे कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। और उनका अंतर्राष्ट्रीय योगदान भी तो था। जी, उन्होंने हमारे पड़ोसी देश बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, उसका संविधान भी बनाया। क्या बात है। और तो और हैदराबाद विवाद पर यूएन सुरक्षा परिषद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1950-51 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में न्यायाधीश निर्वाचित हुए। ये जानकारी तो सच में परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से बनता है हमारा पहला सवाल। दोस्तों, बीएन राव ने किस पड़ोसी देश का संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कच्चे खाके को अंतिम रूप देने के लिए अब एक विशेषज्ञ टीम की जरूरत थी। तो इसी के लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ ना? बिल्कुल। कार्यसंचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन हुआ। और इसके प्रस्तावक सत्यनारायण सिन्हा थे। जी, और इस समिति का पूरा नाम था प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति। अंग्रेजी में कहें तो कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका काम शुरू कब हुआ? इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। महत्वपूर्ण आंकड़े फिर से 2 बार दोहराऊंगा, विद्यार्थी नोट्स में लिखें। 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक में डॉक्टर बीआर अंबेडकर निर्विरोध सभापति चुने गए। निर्विरोध सभापति। और बैठकें कितनी हुई? समिति की कुल 141 बैठकें हुईं
और 2 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। एक बार फिर सुनिए, 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक में डॉक्टर अंबेडकर निर्विरोध सभापति चुने गए। कुल 141 बैठकें हुईं और 2 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप सौंपा गया। बहुत बढ़िया। अब इस समिति के 7 सदस्यों के नाम देख लेते हैं। पहले 5 सदस्य तो साफ तौर पर निर्वाचित थे। पहले डॉक्टर अंबेडकर जो सभापति थे, दूसरे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, तीसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, चौथे KM मुंशी और 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। लेकिन असली ध्यान यहाँ देना है, जो बाकी 2 सदस्य थे वो निर्वाचित नहीं बल्कि नामजद यानी नॉमिनेटेड थे। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे 2 बार दोहरा रहा हूँ। हाँ प्लीज। छठे सदस्य N माधवराव जो BL मित्तर के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने पर आए थे, और 7वें TT कृष्णामाचारी जो DP खेतान की मृत्यु पर सदस्य बने थे। एक बार फिर बता दें। जी, छठे N माधवराव BL मित्तर की जगह और 7वें TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह। इतने सारे नाम याद रखने के लिए सक्सेस विद AI की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। मैं विद्यार्थियों को बता दूं, ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, अंबेडकर से डॉक्टर अंबेडकर, आए से अय्यर और आयंगर, मित्र से माधवराव, मुंशी से KM मुंशी, कृष्णा से कृष्णमाचारी, सात से सादुल्ला और खेत से खेतान। बहुत ही सटीक ट्रिक है, लेकिन एक क्लोज परीक्षा वाला तथ्य और है। डॉक्टर अंबेडकर के निर्वाचन वाला? हाँ, 1946 में उनका मूल निर्वाचन बंगाल से था, जो विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान चला गया। तो फिर वो संविधान सभा में वापस कैसे आए? बाद में वे बंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के सहयोग से पुनः निर्वाचित होकर आए और इसके लिए MR जयकर को अपनी सीट से त्यागपत्र देने का सुझाव दिया गया था ताकि डॉक्टर अंबेडकर सभा में आ सकें। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा दूसरा एंगेजमेंट प्रश्न है। डॉक्टर BR अंबेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में भेजने के लिए किसने अपनी सीट से त्यागपत्र दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब देखते हैं कि संविधान सभा का असल ढांचा कैसा था। हाँ, ये सदस्य कहाँ से आए थे? तो देखिए, 40% यानी 232 सदस्य गवर्नर वाले प्रांतों से थे, जिसमें सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 थे। जी, मद्रास से 49, बिहार से 36, बंबई से 21, पश्चिम बंगाल से 21, CP बरार से 17, पंजाब से 16, ओडिशा से 9 और असम से 8 सदस्य थे। और फिर 25% यानी 3 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। अजमेर मेरवाड़ा से 1, दिल्ली से 1 और कोडगू या कुर्ग से 1। बिल्कुल। और बचे हुए 35% मतलब 89 सदस्य देशी राज्यों से थे, जैसे हैदराबाद से 16, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान से 12, मैसूर से 7, त्रावणकोर कोची से 7, सौराष्ट्र से 5, कश्मीर से 4 और विंध्य प्रदेश से 4। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक एग्जाम ट्रैप है, इसे नोट्स में जरूर लिखें। देशी रियासतों से राज्य समिति द्वारा वार्ता की गई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हैदराबाद रियासत ने अपने 16 सदस्यों को कभी भेजा ही नहीं। अंत तक उनके स्थान पूर्णतः रिक्त रहे। मतलब ये बहुत दिलचस्प है। इतनी बड़ी रियासत का शामिल ना होना उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल को साफ दर्शाता है। यही इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनाता है। बिल्कुल सही। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपका तीसरा प्रश्न है, किस एकमात्र देशी रियासत ने संविधान सभा में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखिए, इतना बड़ा काम था तो कार्यों का विभाजन जरूरी था। प्रमुख समितियां बनी और इन समितियों को याद करने की सक्सेस विद AI की ट्रिक्स तो अद्भुत हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियों को ही ले लें। हाँ, बताइए। पहली थी कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, जिसमें 1 सभापति और 15 सदस्य थे। और खास बात, G दुर्गाबाई इसमें एकमात्र महिला सदस्य थीं। जी। दूसरी थी वित्त एवं स्टाफ समिति, जिसमें 1 सभापति और 9 सदस्य थे। और तीसरी थी संचालन समिति। इसकी ट्रिक है, राजेंद्र ने नियम बनाकर वित्त का संचालन किया। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 11 से अधिक सदस्य थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
वो परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य थे, 5 निर्वाचित और 2 सहवरित। लेकिन नेहरू और पटेल की समितियों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसकी भी ट्रिक है ना, जहां संघ या राज्य शब्द आए उसका उत्तर नेहरू होगा। जैसे संघ शक्ति समिति जिसमें 22 सदस्य थे। हाँ, और संघ संविधान समिति? बिल्कुल। और राज्य समिति जो रियासतों से वार्ता के लिए थी, उसमें 1 सभापति और 5 सदस्य थे। और पटेल की समितियां? जहां प्रांत या सलाह शब्द आए, उत्तर पटेल होगा। जैसे प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। इस सलाहकार समिति की तो 5 उप समितियां भी थी ना? जी, और ये बहुत अहम है, मैं इन्हें 2 बार दोहरा रहा हूं, परीक्षार्थी ध्यान दें। पहला, मौलिक अधिकार, जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। दूसरा, अल्पसंख्यक अधिकार, H.C. मुखर्जी। तीसरा, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय, गोपीनाथ बरदौली। और चौथा, अपवर्जित एवं आंशिक अपवर्जित क्षेत्र, A.V. ठक्कर। एक बार और बता दें। मौलिक अधिकार उप समिति, आचार्य कृपलानी। अल्पसंख्यक अधिकार, H.C. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय, गोपीनाथ बरदौली। अपवर्जित एवं आंशिक अपवर्जित क्षेत्र, A.V. ठक्कर। बहुत अच्छे। इसके अलावा कुछ और समितियां भी थीं, जैसे कार्य संचालन समिति, K.M. मुंशी। हाँ। और नागरिकता पर तदर्थ समिति, S. वरदाचारी। और एक थी प्रेस दीर्घा समिति। इसमें 1 सभापति और 10 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। लेकिन यहाँ एक और चेतावनी है सभी विद्यार्थियों के लिए। क्या? ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है। ध्यान दें कि उषानाथ सेन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अरे, मतलब वो बाहरी थे? जी हाँ, वो सभा के सदस्य नहीं थे। ये बहुत बारीक तथ्य है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। मौलिक अधिकार उपसमिति के सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब आते हैं कि इस प्रारूप पर अंतिम मुहर कैसे लगी। हाँ, विचार विमर्श के चरण। फरवरी 1948 में जब प्रारूप प्रकाशित हुआ तो टिप्पणियों के बाद नेहरू की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनी थी। जी, जिसमें संघ संविधान, प्रांतीय संविधान और संघ शक्ति समिति के सदस्य शामिल थे। और इस समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को नया संस्करण सौंपा। इसके बाद शुरू हुए 3 वाचन यानी 3 रीडिंग्स। तिथियां स्पष्ट कर रहा हूं। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत। और द्वितीय वाचन ये 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ। इसमें धारावार या क्लॉज बाय क्लॉज विचार किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की तर्ज पर उद्देशिका पर सबसे अंत में विचार हुआ। और तृतीय वाचन 17 अक्टूबर 1949 को हुआ ना? बिल्कुल। ये 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अधिवेशन में गहन चर्चा के साथ चला। अध्यक्ष ने कहा, अब संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और इसी दिन उद्देशिका जोड़ी गई। ऐतिहासिक। फिर 3 नवंबर 1949 को अंतिम औपचारिक रिपोर्ट आई। 14 नवंबर से विचार हुआ और डॉक्टर अंबेडकर ने ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा कि सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पास किया जाए। और अंततः 26 नवंबर 1949 को ये सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्तावना के उन महत्वपूर्ण शब्दों को मैं 2 बार धीमी गति से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनैक्ट, और आत्मार्पित, गिव टू आवरसेल्व्स। एक बार फिर, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि संविधान निर्माण एक सहयोगी और तुलनात्मक प्रक्रिया थी। B.N. राव की नींव और डॉक्टर अंबेडकर की संरचना। बस कुछ विद्वानों ने एक कमरे में बैठकर शांति से लिख दिया, पर असल में ये एक बहुत ही जटिल, एक तनावपूर्ण राजनीतिक बिसात थी। एक तरह का कूटनीतिक चक्रव्यूह। और आज हम इसी चक्रव्यूह को डिकोड करने वाले हैं। 1946 की अस्थिर अंतरिम सरकार से लेकर 1947 के शानदार कैबिनेट तक। और हाँ, अनुच्छेद 379 का वो जो जादुई पुल था, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं 24 अगस्त 1946 से। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त 1946, आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उसे लिख लें। इसी दिन पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। हाँ, और शुरुआत में इसमें वाइसराय की कार्यकारिणी के सिर्फ 12 सदस्य थे। सही कहा। और वाइसराय खुद इसके अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष का पद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे थे ना, जैसे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, C. राजगोपालाचारी, आसफ अली, और अल्पसंख्यकों के लिए जगजीवन राम, अली जहीर और C.H. भाभा भी शामिल थे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें गायब था। मतलब इस शुरुआती 12 सदस्यों की टीम में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य नहीं था। एकदम सही। लीग ने
तो इसका बहिष्कार किया था शुरुआत में। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है 12 अक्टूबर 1946 को। करीब 1.5 महीने बाद। हाँ, 12 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने 5 सदस्य भेजे, लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल और बाकी 3। अब संख्या हो गई 14। और यहीं पे वो पेंच है जो परीक्षाओं में आता है। देखिए, 12 पहले से थे, 5 नए आए, तो 17 होने चाहिए थे, पर सदस्य तो 14 ही तय हुए। मतलब किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही था। बिल्कुल। कांग्रेस को अपने 3 सदस्यों को हटाना पड़ा। और परीक्षार्थियों, ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। वो 3 सदस्य जिन्हें हटाया गया, उन्हें याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। हाँ, वो जुमला, शरत ने शराफत से अली को विदा किया। बिल्कुल, शरत ने शराफत से अली को विदा किया, यानी शरत चंद्र बोस, शफात अहमद खान और अली जहीर, इन तीनों को सरकार से बाहर किया गया था। वाले हैं। तो सवाल यह है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के उन 5 सदस्यों में से जो दलित नेता थे जिन्हें लीग ने अपने कोटे से भेजा था, उनका नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। और देखिए, विभागों का बंटवारा भी कितना अजीब था। मुस्लिम लीग को 2 बहुत ताकतवर विभाग मिले। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि यानी कानून विभाग मिला। और सबसे खतरनाक, लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिल गया। हाँ, वित्त विभाग मतलब तिजोरी की चाबी। सरदार पटेल को कोई छोटा सा काम भी करना हो तो फाइल लियाकत अली के पास जाती और वो उसे रोक देते हैं। एक चपरासी तक की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। और अब पूरा प्रशासनिक ढांचा पंगु हो गया था। और इसी कड़वे अनुभव में ना 1947 के उस ऐतिहासिक ड्रीम टीम कैबिनेट की नींव रखी। बिल्कुल। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, मुस्लिम लीग अलग हो गई, तब नेहरू जी ने एक नया 14 सदस्य कैबिनेट बनाया। और ये नया कैबिनेट सच में दलगत राजनीति से बहुत ऊपर था। हाँ, मतलब नेहरू जी ने समझ लिया था कि देश बनाने के लिए सिर्फ पार्टी के लोग नहीं चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दिग्गज को शामिल किया, जो कि दशकों से कांग्रेस के कड़े आलोचक रहे थे। बिल्कुल। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया। आर.के. शर्मुगम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया, जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ये सच में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और परीक्षार्थियों, विभागों के इस बदलाव को ध्यान से नोट करें। कानून मंत्रालय जो पहले जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था, वो अब डॉक्टर अंबेडकर के पास आ गया। हाँ, और वित्त जो लियाकत अली के पास था, वो शर्मुगम शेट्टी के पास चला गया। शिक्षा मंत्रालय राजगोपालाचारी से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद को दे दिया गया। और सरदार पटेल को गृह और सूचना प्रसारण के साथ साथ एक बिल्कुल नया विभाग मिला, रियासती विभाग या स्टेट्स डिपार्टमेंट। ये बहुत जरूरी विभाग था। 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम। लेकिन रियासतों पर जाने से पहले वो जो एक बहुत ही जादुई बात है, अनुच्छेद 379 वाली। अनुच्छेद 379। ये एक ऐसा तथ्य है जो अच्छे छात्रों को उलझा देता है। देखिए, संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ था। सही बात है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही कुछ जरूरी नियम लागू हो गए थे, नागरिकता जैसे नियम। और उसी दिन एक अनुच्छेद लागू हुआ, अनुच्छेद 379। मैं दोबारा बोलता हूं, अनुच्छेद 379। ये अनुच्छेद 379 असल में एक जादुई पुल था। बिल्कुल। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का काम खत्म हो गया, संविधान लिख दिया गया, तो नियम से तो सभा भंग हो जानी चाहिए थी। पर अगर सभा भंग हो जाती तो देश में कानून कौन बनाता? आम चुनाव तो 1951-52 में होने वाले थे। यही तो, एक भयंकर प्रशासनिक शून्यता आ जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम। तो अनुच्छेद 379 ने रातों रात संविधान सभा का नाम बदलकर उसे अंतरिम संसद बना दिया, प्रोविजनल पार्लियामेंट। मतलब कोई नए चुनाव नहीं, वही लोग जो कल तक संविधान लिख रहे थे वो अगले दिन से देश की संसद बन गए। हाँ, और इनके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं से आए थे। और जैसे जैसे देसी रियासतें जुड़ती गईं, सदस्यों की संख्या 296 से बढ़कर 313 हो गई। और इस अंतरिम संसद के काम कोई छोटे नहीं थे। आप खुद देखिए, आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वो परंपरा यहीं से शुरू हुई। एकदम। और सबसे बड़ी बात, 1951 का पहला संविधान संशोधन जो भूमि सुधारों पर था, वो इसी बिना चुनी हुई अंतरिम संसद ने किया था। और आपातकाल 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आज हम इसे 356 कहते हैं, पर तब संक्रमणकालीन प्रावधानों में ये 156 था। सही कहा। 20 जून 1951 पंजाब। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।
ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसे ध्यान से सुने। और ये अंतरिम संसद 17 अप्रैल 1952 को जाके स्वतः समाप्त हो गई, जब नई चुनी हुई संसद आ गई। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि 1951 में अंतरिम संसद द्वारा पारित पहला संविधान संशोधन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए वापस चलते हैं उसी कड़कड़ाती ठंड वाली 9 दिसंबर 1946 की सुबह। वो राजपूताना की खाली कुर्सियां। सरदार पटेल के रियासती विभाग का सबसे बड़ा सिरदर्द। हाँ, क्योंकि राजस्थान कोई एक राज्य नहीं था, वो छोटी बड़ी कई रियासतों का समूह था और हर राजा खुद को स्वतंत्र मानता था। 9 दिसंबर को वहां सिर्फ एक व्यक्ति था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और वो भी किसी रियासत से नहीं थे, वो अजमेर मेरवाड़ा से थे, जो एक चीफ कमिश्नर प्रांत था, मतलब सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो वहां से तो प्रतिनिधि आना ही था। असली चुनौती तो रियासतों को मनाना था। तो ये बर्फ पिघली कब? ये हुआ 28 अप्रैल 1947 को। ये बहुत अहम तारीख है, 28 अप्रैल 1947। पहली बार 6 प्रतिनिधि संविधान सभा में आए। हाँ, बीकानेर ने पहल की थी। बिल्कुल। बीकानेर से सरदार के.एम. पनिक्कर आए, जयपुर से सर वी.टी. कृष्णामाचारी और हीरालाल शास्त्री आए, और उदयपुर से सर टी. विजय राघवाचारी। और जोधपुर से भी आए थे ना? हाँ, जोधपुर से C.S. वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास शामिल हुए। फिर जुलाई 1947 तक कोटा, अलवर और छोटे राज्यों ने भी समूह बनाकर अपने लोग भेजने शुरू कर दिए। असल में जैसे जैसे रियासतें भारत में मिल रही थीं, वैसे वैसे वहां दिल्ली में कुर्सियों पर बैठने वाले बदल रहे थे। 17 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने एक बड़ी बैठक बुलाई और वहां सीटों का नया निर्धारण हुआ। जैसे मत्स्य संघ। नवंबर 1948 में मत्स्य संघ बना, तो वहां से राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय आए। और जोधपुर से जयनारायण व्यास ने फिर से सदस्यता ली। ये बिल्कुल सक्सेस विद एआई की उस अप्रोच की तरह है, जहां बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। पटेल जी भी वही कर रहे थे। एकदम सही एनालॉजी है। और अंत में ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी हुई, तो राजस्थान से कुल 12 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये 12 नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने ध्यान से लिखें। जयपुर से वी.टी. कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह जी खेतड़ी। बीकानेर से जसवंत सिंह जी, भरतपुर और अलवर का प्रतिनिधित्व करते हुए राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय। मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। कोटा से दलेल सिंह, शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, जोधपुर से जय नारायण व्यास, और हाँ, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और इन सब में एक बहुत ही शानदार फैक्ट छुपा है। जब मूल प्रति पर साइन करने की बारी आई, तो पहले राजस्थानी जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ के प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहां के त्रिरत्न को हमेशा याद रखा जाता है: माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न, संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी सदस्य कौन थे, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सबक है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी इन तथ्यों का अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।